हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। मेरे हिसाब से पीछे वाले जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हेनरी नियम का था, यानी हमने बात की थी कि जो हमारा द्रव्य विलयन है उसमें हमारा विलायक द्रव्य है और विलय गैस है। और उस टाइम जो हम विलयन के लिए जो हमारा लॉ पढ़ रहे थे, यानी जो नियम पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। वो मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम बात करेंगे द्रव्य विलयन के अंदर द्रव ही आपका विलायक है और द्रव ही आपका विलय है। जब विलय और विलायक को मिक्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन के अंदर जो है राउल्ट का नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य विलयन के अंदर। तो कुछ जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम राउल्ट के नियम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले जो बेसिक बातें अगर हम बात करें द्रव्य विलयन के बारे में, तो द्रव्य विलयन के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द्रव प्लस द्रव से मिलकर बना हुआ विलयन, यानी आपका विलय भी क्या है, द्रव है, और आपका विलायक भी क्या है, द्रव है। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आप पहले ये समझो कि मान लो आपने एक पात्र लिया, ठीक है। आपने इस तरीके से एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर है ना आपने क्या भर रखा है, विलायक भर रखा है। इस पात्र में आपने क्या भर रखा है, विलायक भरा हुआ है, और इसको आपने ऊपर से इस तरीके से कवर कर रखा है। नेक्स्ट अपने एक और पात्र लेते हैं और उस पात्र में हम लेंगे विलय। ये हमारा क्या बन जाएगा, विलय, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि द्रव ही हमारा विलायक है और द्रव भी हमारा विलय है। तो विलायक भी हमने क्या ले लिया, द्रव है, और विलय भी हमने क्या ले लिया, द्रव है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ तो दोनों को मिलाने के बाद जो मेरे पास बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका विलयन कहलाएगा, क्योंकि विलय प्लस विलायक को मिलाने पर विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ विलायक के बारे में, इसको नाम मैंने दे दिया A और विलय को मैंने नाम दे दिया B, ठीक है। आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन ये है, वाष्प दाब किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाष्प दाब किसे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में डेफिनेशन लिखवा दूंगी, टेंशन मत लो। फिलहाल ये समझो, अगर मान लो अगर मैं इस विलायक की बात करती हूँ, आपको पता है कि इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, विलायक ले रखा है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ इस पात्र में जो मेरा मटेरियल है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, शुद्ध अवस्था में है, ठीक है। अब इस विलायक में जब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा उस दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। अब वाष्प दाब लगने के कारण आपको पता है द्रव की सतह के जो अणु है, ये अणु किसमें चेंज हो जाते हैं, ये अणु आपके वाष्प में, यानी अपने बोल सकते हैं जल वाष्प में चेंज हो जाएंगे, वाष्प की बूंदों में चेंज हो जाएंगे। यानी जब द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा दाब लगाया जाएगा तो दाब लगाने के कारण जो द्रव के सतह के अणु है या जो जल है या जो भी कण है वो सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, वाष्पित होने लग जाएंगे। और इस पे लगने वाले वाष्प दाब को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P1 नॉट, ठीक है। चलो P1 शब्द यूज कर रही हूँ तो आप यहाँ पर A भी ना लेकर 1 2 लिख लो, ज्यादा आसानी रहेगा समझने में, क्योंकि जो हम विलयन लेके चलेंगे वाष्प दाब का नाम भी हम उसी अकॉर्डिंग ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अगर अपने विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की बात करें तो इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं P1 नॉट से। P प्रेशर को बता रहा है, 1 क्योंकि हम फर्स्ट विलयन की बात कर रहे हैं, और नॉट जो है ना वो शुद्ध अवस्था को प्रेजेंट करता है, क्लियर बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विलायक है और कुछ भी नहीं है। अब अपने नेक्स्ट में चलते हैं। अगर हम इसकी बात करें
जो हमारे पास विलय है, अगर हम बात करें कि अगर मान लो जो विलय है, विलय के सतह पर अगर वाष्प दाब लगेगा तो वाष्प दाब लगने के कारण ये सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, वाष्पित होने लग जाएंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पे भी आपको वाष्प दाब लग रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की अगर बात करें तो इसे लिखेंगे P2 नॉट। P प्रेशर को बता रहा है, 2 क्योंकि अपने सेकंड नंबर लेके चल रहे हैं, और नॉट इसकी शुद्ध अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर जितना भी वाष्प दाब लग रहा है, वाष्प दाब के कारण जितने भी बूंदें बढ़ेंगी वो सारे के सारे विलायक के अणु होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जब वाष्प दाब लगेगा तो वाष्प दाब लगने के कारण जितने भी आपके जलवाष्प की बूंदें बनेगी वो सारे के सारे विलय के कारण बनेंगे, इसलिए ये दोनों शुद्ध अवस्था में है। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसमें मैंने जो आपका फर्स्ट और जो आपका सेकंड है, यानी जो आपका विलायक है और जो आपका विलय है, दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। यानी अब इन दोनों का सॉल्यूशन यानी विलयन तैयार हो चुका है। अब जब विलयन तैयार हो, अब इसमें मैंने आपको बताया कि जो आपका इस पात्र में क्या है, दोनों का विलयन तैयार हो चुका है, यानी जो आपका द्रव फर्स्ट है और जो द्रव सेकंड है, दोनों को मिलाकर अब मैंने सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि इसकी सतह पर भी वाष्प द्वारा दाब लगाया जाएगा। ठीक है, और दाब लगाने के कारण ये सारे के सारे आपके वाष्पित होना शुरू कर देंगे। अब देखो इसमें अगर हम इन वाष्प के बूंदों की बात करते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी बूंदे द्रव फर्स्ट की है, कौन सी बूंदे द्रव सेकंड की है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि पहले तो ये अलग अलग थे तो शुद्ध अवस्था में थे, लेकिन अब ये अलग अलग नहीं है, दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो अब ये शुद्ध अवस्था में नहीं है। क्लियर बात। तो अगर हम इस विलयन की बात करते हैं और इस विलयन के अंदर जो आपका विलायक है उसके वाष्प दाब की बात करें, या फिर जो आपका विलय है उसके वाष्प दाब की बात करें, तो उसे हम P1 P2 से लिखेंगे, उसके ऊपर नोट नहीं लगाएंगे। क्लियर बात। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर अपने बात करें यहाँ पर विलयन के अंदर विलायक का वाष्प दाब, अगर अपने विलायक के वाष्प दाब की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका विलायक आप P1 लेके चल रहे हो। ऐसे अगर अपने बात करें इस विलयन के लिए बात कर रहे हैं विलय का वाष्प दाब, अगर हम विलय के वाष्प दाब की बात करते हैं तो इसे अपने क्या लेके चलेंगे, P2 लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर अपने इस विलयन के अंदर विलायक के मोल अंशों की बात करें, विलायक के मोल अंश, इसको अपने लेके चलेंगे X1, और जो विलय के मोल अंश है इसे अपने क्या लेके चलेंगे, X2। क्लियर बात। ये तो सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, जब हम राउल का लॉ पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है। जब कोई भी चीज़ शुद्ध अवस्था में है तो उसको हम P1 नॉट से शो कर देंगे, P2 नॉट से शो कर देंगे। लेकिन अगर जब हम उसको मिक्स कर चुके हैं तो हम उसके वाष्प होने वाले जो बूंदे हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी बूंद आपके P1 की है, मतलब आपके विलायक की है, कौन सी विलय की है। तो इसलिए हम इसको P1 P2 से शो करते हैं, जो इसकी अशुद्धता को बताता है। और मोल अंशों को विलायक के हो तो उसके X1 लिखेंगे, और विलय के मोल अंश हो तो उसे X2 लिखेंगे। क्लियर बात। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बता रही थी, डेफिनेशन ये थी आपकी कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा अब तक। अब आपका टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो देखो आप इसका ये समझ सकते हो, वाष्प व द्रव की साम्यावस्था में, वाष्प व द्रव की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है,
आपको पता है वाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो किस में चेंज होगा, द्रव में। द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, साम्य में होते हैं। ठीक है, अब ये समझो कि जैसे मान लो ये कोई पात्र है, आपके पास क्या है, कोई पात्र है, और इस पात्र को मैंने आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी मैंने इसको पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ, आधा खाली पड़ा है, आपका आधा भरा हुआ है। ठीक है, और इसको आपने ढक दिया है इस तरीके से। अब ढकने के बाद, ठीक है, आप देखते हो कि जैसे आप इसको ढक देते हो ना, तो आपने देखा कि जब इस द्रव की सतह पर, ठीक है, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जैसे दाब लगाना शुरू होंगे, तो दाब लगाने के कारण ये जो द्रव है वो वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जितना स्पेस है ना, जहाँ तक स्पेस बच गया, जहाँ तक, देखो मैं यूँ बोलना चाहती हूँ कि ये आपके पास एक पात्र है, पात्र को आपने क्या कर रखा है, हाफ भरा हुआ है, हाफ खाली छोड़ दिया। अब उस पात्र के अंदर जो द्रव भरा हुआ है ना, उस द्रव में जब वाष्प द्वारा उसकी सतह पर दाब लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो सारा वाष्पित होना शुरू कर देगा। और वो वाष्पित तब तक होगा जब तक कि जितना स्थान खाली है वो ना भर जाए। समझ आ गई बात? ये कब तक वाष्पित होगा, ये तब तक वाष्पित होगा, यानी जैसे मान लो इतना स्थान आपके पास क्या है, रिक्त है। ठीक है, अब जब तक इसमें आप पूरी तरीके से ये जितना खाली स्थान है वो अगर वाष्प द्वारा न भर जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, ये वाष्पित होता रहता है। क्लियर बात है? लेकिन जैसे ही रिक्त स्थान वाष्प की बूंदों द्वारा या वाष्पित हुए अणुओं द्वारा भर जाता है ना, तब इसके पास और स्पेस नहीं है कि ये और वाष्पित होने के लिए जगह घेर सके। ठीक है, जब स्पेस नहीं बचेगा ना, तब क्या होता है कि ये जो आपकी वाष्प की बूंदें हैं ये दोबारा किसमें चेंज होना शुरू कर देती है, द्रव में चेंज होना शुरू कर देती है। ठीक है, और द्रव आपका किसमें चेंज होता है, वापस फिर थोड़ा स्थान खाली हो जाता है, और स्थान खाली होती है द्रव दोबारा वाष्प में चेंज हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? इसे ही हम साम्यावस्था बोलते हैं। साम्यावस्था में क्या होता है कि एक चीज दूसरे में और दूसरी चीज पहले वाले में कन्वर्ट होती रही है, लेकिन अगर हम इसको बाहर से देखने की कोशिश करें, मान लो ये कांच का पात्र है। ठीक है, अब कांच का पात्र है, आपने आधा भरा हुआ है, आधा आपने खाली छोड़ दिया। इसको अगर आप वाष्पित होने के लिए रख दोगे तो जितना खाली पड़ा है वो सारा पहले क्या होने लग जाएगा, वाष्पित होने लग जाएगा। जहां तक वो खाली है वहां तक तो ये वाष्पित होता रहेगा। जैसे ही वो रिक्त स्थान भर जाएगा, वाष्प की बूंदों द्वारा वो वाष्प की बूंदें दोबारा जल में चेंज होना शुरू कर देगी। जैसे ही आपकी वाष्प की बूंदें जल में चेंज होगी, वो स्थान खाली हो जाएगा, फिर वो जल दोबारा आपका वाष्पित होना शुरू कर देगा। बाहर से देखने पर तो हमें प्रतीत होगा कि अभिक्रिया रुक चुकी है, लेकिन सही मायने में ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक बार ये इस डायरेक्शन में और एक बार ये इस डायरेक्शन में। क्लियर बात? तो आप डेफिनेशन लिख ले, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प द्वारा, माफी चाहती हूँ गलती होगी, वाष्प व द्रव की साम्यावस्था में, साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर बात? तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट डाउन करना है, जल्दी से कर लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने अब तक। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है राउल्ट का नियम। अब हमारा टॉपिक क्या है? राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ। देखो जैसे हमने हेनरी का नियम पढ़ा था ना, सेम वैसा ही राउल्ट का नियम है। बस वहाँ पे हम विलायक द्रव और विलय गैस लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा विलायक द्रव है और विलय भी द्रव है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी पात्र है, पात्र के अंदर जो आंशिक दाब आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे विलायक में, विलय की मोलों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
क्लियर बात। तो इसकी डेफिनेशन लिख ले अब जल्दी से, मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। किसी द्रव्य विलयन में जिसमें आपका द्रव्य विलय है और द्रव्य विलायक है, विलय के अणुओं का मोल अंश उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। क्लियर बात। किसी द्रव्य विलयन में विलय के अणुओं का जो मोल अंश है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम दाब का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलायक के अंदर विलय की मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे कि पीछे पढ़ा था सेम वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रहेगा आपका P समानुपाती क्या हो जाएगा आपका X। क्लियर बात। P समानुपाती क्या हो जाएगा आपका X। अब आपको पता है जब हम समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का कभी भी कोई चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान पर कोई ना कोई स्थिरांक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्थिरांक लगता है वो होता है P0 X। क्लियर बात। ये जो स्थिरांक है इसे अपने क्या बोलेंगे P0 X। देखो पीछे हम दो विलय लेके चल रहे थे, ध्यान होगा आपको। एक तो हमने लिया था सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन कह रही हूँ, एक तो हमने लिया था विलायक और जो दूसरा था वो हमने क्या लिया था विलय। इसको विलायक से भरा था, इसको विलय से भरा था और दोनों को जोड़कर हमने क्या बनाया था विलयन, ठीक है। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया था विलयन तैयार हो गया था। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी जो हमारे पास विलायक था जिसको हमने फर्स्ट नंबर दिया था द्रव फर्स्ट के लिए, अगर हम बात करें राउल के नियम की तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा P1 समानुपाती क्या हो जाएगा X1, क्योंकि द्रव फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो द्रव फर्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा P1 समानुपाती X1। अगर अपने ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या हो जाएगा P1 नॉट X1। ऐसे अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो उसके लिए क्या बन जाएगा P2 समानुपाती X2 और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या बन जाएगा P2 नॉट X2। ये इसका पहले तो अपने द्रव फर्स्ट का निकाल लिया, फिर उसके बाद द्रव सेकंड का निकाल लिया। अब हम बात करेंगे विलयन के बारे में। तो विलयन कैसे बनेगा, जब हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तभी विलयन बनेगा। यानी अब जो हमारा मान निकलेगा वो होगा P टोटल, PT यानी P टोटल। तो P टोटल किसके बराबर होगा P1 प्लस P2, मतलब विलायक और विलय को जोड़ने पर आपको विलयन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, P1 का मान आपने क्या फाइंड आउट किया है P1 नॉट X1, P2 का मान क्या फाइंड आउट किया है प्लस में P2 नॉट X2। क्लियर बात। तो ये तो आपने किसका मान निकाल लिया P टोटल का मान निकाल लिया। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो पीछे ना आपने जो हमने मोल अंश वाला टॉपिक किया था तो मैंने आपको कहा था चाहे आपका द्विअंगी विलयन हो चाहे आपका त्रिअंगी विलयन हो, तो उसमें जो विलयन है वो चाहे कितने ही घटकों से मिलकर बना हो उनके मोल अंशों का योग हमेशा एक होता है, बताया हुआ आपको पीछे। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको पता था कि जो X1 प्लस X2 है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। क्लियर बात। अब अपने को क्या करना है, अगर यहाँ से मुझे X1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो X1 का मान ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस X2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो X1 का मान क्या है 1 माइनस X2 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप इसका मान पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका जो P टोटल का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा P1 नॉट और X1 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस X2 और प्लस में P2 नॉट X2। क्लियर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
कि जो चीज़ ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के अंदर के दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस में P2 नॉट x2, यही हो जाएगा। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है कि x2 जो है ना इन दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल दूँ और बाकी को मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ। तो P टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट प्लस P2 नॉट, और यहाँ पर आपका कॉमन क्या निकल जाएगा, x2, यानी आपका एक ये फॉर्मूला भी बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो राउल्ट का नियम जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो नहीं हुआ, सॉरी, मतलब जो अपने इसका जो फॉर्मूला था और जिसका सिद्धांत था वो हमने एक बार पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे वाला टॉपिक कवर करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब इसको हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। एक इसका ग्राफ बनता है, समझना उस ग्राफ को अच्छे से। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ना वो तो बताएगा मोल भिन्न को, किसको बताएगा, मोल भिन्न को, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो बताएगा वाष्प दाब को। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ P2 नॉट और यहाँ मैं लिख देती हूँ P1 नॉट, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ वाष्प दाब विलायक की बात कर रहे हैं, सॉरी P2 है ना, तो वो विलय की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं विलय के बारे में, विलय के वाष्पदाब के बारे में, जहाँ विलय का वाष्पदाब अधिक होगा वहाँ पे विलय के ही मोल अंश ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पर x1 को तो 0 लेकर चलेंगे और x2 को क्या लेके चलेंगे, अधिकतम लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर विलय के वाष्पदाब की बात कर रहे हैं। जहाँ विलय के वाष्पदाब होंगे वहाँ विलय के मोलों की संख्या होगी, और जहाँ विलायक के वाष्पदाब होगा वहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ना, जैसे जैसे वाष्पदाब का मान घटता जाएगा P2 का, वैसे वैसे मोल अंशों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 0। और जैसे जैसे P1 नॉट जो है, जब इसके वाष्पदाब का मान घटता जाएगा वैसे वैसे इसके मोलों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 0। यानी जो ये रेखा है वो तो बता रही है P2 समानुपाती x2 को, और जो ये रेखा ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी कर्व में बनती। नो प्रॉब्लम, आप तो स्केल लेके बैठना। अब ये किसके समानुपाती किसको बता रहा है, ये बता रहा है x1 को, और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी इसमें वो बताएगा किसको, P टोटल को। और आपको पता है P टोटल किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के। क्लियर बात, दोबारा सुन ले ग्राफ में क्या चीज है। ग्राफ के अंदर एक तो मैंने बताया है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो वाष्पदाब को बताएगा, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे की तरफ जाएंगे वो मोल भिन्न को बताएगा, ठीक है। इस तरफ मैंने ले लिया P2 नॉट और इस तरफ मैंने ले लिया P1 नॉट। कोई जरूरी नहीं है कि आप इधर P2 नॉट ही लो, आप इधर P1 नॉट भी ले सकते हो, उधर P2 नॉट भी ले सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है जब हम जिसके वाष्पदाब की बात करेंगे उसी के मोल भिन्न की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके वाष्पदाब किसके हैं, विलायक के हैं, तो मोल भिन्न भी किसके हैं, विलायक के। विलय के मोल भिन्न 0 है, और यहाँ पे वाष्पदाब आपके किसके हैं, विलय के हैं, तो मोल भिन्न भी किसके होंगे, विलय के। विलायक के क्या होंगे आपके, 0। और जैसे जैसे हम क्या कहते हैं वाष्पदाब जैसे जैसे घटता जाएगा मोलों की संख्या 0 हो जाएगी। इधर भी वाष्पदाब जैसे जैसे घटता जाएगा मोलों की संख्या 0, और ये रेखा जो है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो टोटल को बताती है P1 प्लस P2 के बराबर होता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है राउल्ट के नियम के अंदर, एक तो आता है आदर्श विलयन, एक आता है आपका अनादर्श विलयन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स करवा दिए आप लोगों ने, मतलब मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।